नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कहानीकार अमरकांत कथ्य और शिल्प भाग 5 में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार अमरकांत बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचनाएं कर रहे थे। इन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास, संस्मरण, बाल साहित्य के साथ साथ इन्होंने संपादन कार्य भी किया। इनकी कहानियों में अगर हम समग्र रूप से देखें तो हमें विडंबना दिखाई देती है, किंतु उसके साथ साथ इनके पात्रों में जीने की प्रबल जिजीविषा दिखाई देती है। निम्न मध्यवर्गीय पात्र होने के कारण इनके पात्रों में एक विशेष प्रकार की मानसिकता भी विद्यमान है। इनके पात्रों में करुणा है। वो अपने जीवन के साथ समझौता करते हैं, किंतु भाग्य को कोसते नहीं हैं। जीने की प्रबल इच्छा के कारण ये चाहे घिसटते घिसटते ही क्यों ना हो, अपनी मंजिल को पाने की कामना करते हैं। अपने पिछले वक्तव्य में हमने इनकी कहानी जिंदगी और जोक के कथानक के विषय में विस्तार से जाना था। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम इनके पात्रों के बारे में बात करेंगे। इनके पात्र परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोते हैं। नियतिवादी निष्क्रियता से ग्रसित होकर ये कभी भी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचते, ना ही अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अमर्यादित कदम को उठाते हैं। ये अपने जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। अमरकांत जिस समय बीमार हुए, वे उससे उबरने के लिए अपने छोटे भाई केदार जी के घर पर चले गए थे। यहीं पर इन्होंने अपनी डायरी के पन्नों पे लिखी हुई पंक्तियों को समग्रता देते हुए रजुआ पर कहानी लिखी थी, जो बाद में जिंदगी और जोक शीर्षक से प्रकाशित हुई। ये कहानी मैं शैली में सृजित है। शिवनाथ बाबू के घर के सामने एकत्र हुई भीड़ और शोर को सुनकर लेखक का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। उनका लड़का खंडहर वाले भिखमंगे के हाथों को पीछे से पकड़कर खड़ा था। कुछ लोग उस भिखमंगे को निर्ममता से लगातार पीट रहे थे। कारण था कि उस पर शिवनाथ बाबू के घर से साड़ी चुराने का आरोप था। बाद में ये स्पष्ट होता है कि वो साड़ी शिवनाथ बाबू के घर पर ही मिल जाती है, किंतु लोकापवाद से बचने के लिए वो इसकी स्वीकृति नहीं देते। इतना जरूर कहते हैं कि रजुआ को लोगों से छुड़ा लेते हैं। रजुआ उसी मोहल्ले में रहने लगता है और वहां के लोगों का छोटा मोटा काम करके उनसे कभी बासी रोटी, खाना, भात, झूठा खाना खाकर अपने आप को धन भाग्य समझने लगता है। शिवनाथ बाबू उसको बहला फुसलाकर अपने घर पर स्थायी रूप से रख लेते हैं। केवल वो शिवनाथ बाबू का ही नहीं, मोहल्ले भर का नौकर बन जाता है। किसी के भी घर की दलियान में, आंगन में उसे सोने के लिए थोड़ी बहुत जगह उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से देखें तो रजुआ सबकी स्थायी संपत्ति बन जाता है। लेखक ने रजुआ के माध्यम से संपूर्ण निम्न वर्ग की तस्वीर को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। सभी घटनाएं, सभी पात्र सामान्य हैं और रजुआ उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उस परिवेश को साकार करता है जिसमें मनुष्यता और पशुता दोनों के मध्य विभाजक रेखा खींचना
असंभव हो जाता है। रजवा पशुवत जीवन जी रहा है। उसे समझ ही नहीं आता कि मनुष्य का जीवन कैसा होता है। जो चाहे आकर उसको धुतकार देता है, गाली गलौज करने लगता है, मार पिटाई करने लगता है और वो बत्तीसी निकाल कर मुस्कुराकर उसके साथ फिर भी काम करने लग जाता है। लेखक उन परिस्थितियों के प्रति हमें निर्मम दिखाई देता है जो निम्न मध्य वर्ग की जाति के लोगों को हास्यास्पद बनाती है, कहीं ना कहीं उनके अंदर काइयापन भर देती है और उन्हें समाज के सामने एक करुण अवस्था में लाती है। रजवा अपने जीवन से बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं रखता। खाना मिल जाए, रहने के लिए थोड़ी बहुत जमीन मिल जाए, यही उसके लिए बहुत है। बासी रोटी, भात, नमक रोटी वो इस तरह से खाता है मानो आज उसे दावत मिली हो। उसका उस बासी रोटी को चापुड़ चापुड़ करके खाना और खाते हुए मुस्कुराते चले जाना, ये उसकी जिजीविषा है, उसकी जीने की शक्ति है। और शायद वो इसी शक्ति के कारण समाज द्वारा उसके ऊपर जो अमानवीय व्यवहार किया जाता है उसे झेलने की शक्ति पा लेता है। रजवा के चरित्र में हमें अंतर विरोध दिखाई देता है। अपने व्यवहार में वो बाहर से बहुत सीधा दिखाई देता है, किंतु वो इतना सीधा नहीं है, निरीह नहीं है। वो अपने जीवन की सीमाओं को जानता है और ये भी जानता है कि उसे कब, कहां और कितना किसी का विरोध करना है। युवा है, इसलिए अपनी शारीरिक तृप्ति के लिए पगली को खाली क्वार्टर की छत पर ले जाता है और उसे मनाने के लिए बासी भात खाने का लालच देता है। ये उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जहां पर अंधविश्वास फैला हुआ है। इसलिए रजवा को भी जादू, टोना, मंत्र, जप, शाप इत्यादि में विश्वास है। मजूरी करने वाले अपने पैसों को एकत्र करने के लिए वह बरस की बहू के पास जमा कर देता है। उसे लगता है कि वो वहां पर सुरक्षित है, किंतु जब वो उससे मांगता है तो बरन की बहू देने से इनकार कर देती है। अपनी मेहनत की कमाई को इस प्रकार से जाता देखकर रजवा क्रोध से भर उठता है और अपने विश्वासानुसार वो उस बहू के कोड़ फूटने की कामना करने लगता है। उस पर टोटके करता है। इतना ही नहीं, शनिचरी देवी पर जाकर जल चढ़ाता है, मन्नत मांगता है, भगवा वस्त्र धारण करके साधु बन जाता है। उसका समाज अशिक्षित लोगों का समाज है और इसीलिए उन लोगों पर अपने महत्व को स्थापित करने के लिए, अपनी धाक जमाने के लिए, अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा वो राम और सीता, हनुमान की मनगढ़ंत कहानियां उन्हें सुनाता रहता है और इतनी निर्भीकता के साथ सुनाता है कि लोग उस पर सहज विश्वास कर लेते हैं। लोगों के अंधविश्वास का लाभ उठाते हुए वे भूत, प्रेत, झाड़, झंकार, फूक इन सब का सहारा लेता है और इन सब की महिमा को भी उन पर दर्शाता है। इस प्रकार से न केवल वो उन लोगों को बेवकूफ बनाता है
उनसे रुपया पैसा भी ऐंठता है। इतना ही नहीं, लोग उसके पास अपनी जीवन की विभिन्न समस्याएं लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना महान ज्ञानी साधु, उनके जीवन में ईश्वर का कोई वरदान ही है जो आया है। और उनके इस विश्वास को स्थापित करते हुए रजवा उनकी समस्याओं का झूठा मनगढ़ंत समाधान बताकर उन्हें भ्रमित करने से भी संकुचित नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि यदि कौवा सिर पर आकर बैठ जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है, और अगर वो व्यक्ति अपनी मौत की झूठी खबर अपने संबंधियों को सुना देता है तो वो मौत टल जाती है। अपने इसी विश्वास को दृढ़ करते हुए वे अपने मरियल शरीर को बचाने हेतु गांव में अपनी मृत्यु का समाचार चिट्ठी द्वारा पहुंचाता है, और फिर अपने जीवित होने का संदेश भी भेज देता है, इस आकांक्षा से कि अब समीप आती मृत्यु दबे पैर वापस लौट जाएगी। वो क्रांतिकारी नहीं है। वो अपने जीवन में कोई बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी नहीं चाहता। दुर्बलताओं से भरा हुआ है और अपने जीवन की कठिनाइयों को, अपने संघर्षों को सहता हुआ जीने की कामना करता है। और ये उसकी जिजीविषा ही है कि वो खुजली से, हैजे से, अन्य बीमारियों से लड़कर वापस जीवित आ जाता है। उसकी ये जिजीविषा उसे जोंक की तरह अपनी जिंदगी से चिपका लेती है। और यहीं पर आकर अगर हम देखें तो अमरकांत की इस कहानी का शीर्षक भी सार्थक हो उठता है। कहानी का समाहार प्रस्तुत करने वाली पंक्तियों में पूरी कहानी की संवेदना मानो निचुड़कर सामने आ गई है। अमरकांत जी ने लिखा है, पोस्ट कार्ड लौटाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोंक की तरह चिपटा था। लेकिन जोंक वह था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका? मैं तय नहीं कर पाया। रजवा की नियति जिंदगी को चकमा देकर जीने की है। वह नहीं जानता कि उसके जीवन में जितना संघर्ष है, जितनी करुणा है, जितनी कुंठा है, उसमें उसे जीवित रहना भी चाहिए या नहीं। वो क्यों जिंदा है, किसके लिए जिंदा है? पर जिंदा है, वो मरना नहीं चाहता। खुजली से ग्रस्त होने पर जब उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी उसकी पकड़ से ढीली होती जा रही है, तो वह पुनः जिंदगी को कस के पकड़ लेता है और यही जीने की उसकी ललक एक प्रकार से जिद में बदल जाती है। कहानी में कुछ ऐसे अंश भी हैं जो खटकते हैं। यदि उन्हें लेखक हटा देता तो उससे कहानी के प्रभाव पर ज्यादा प्रभाव ना पड़ता। कहानी और अधिक कसाव से भर उठती। जैसे शिवनाथ बाबू द्वारा रजवा पर चोरी का झूठा आरोप लगाना और उनके एक थप्पड़ मारते ही भीड़ का बिना कुछ जाने पहचाने उसे बेतरह मारते चले जाना। शायद ये हमारे जीवन की विडंबना है कि हम सत्य को देखना ही नहीं चाहते।
हम बिना सत्य को जाने अपने सामने जो घटित हो रहा है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, उसे ही सच मानने का भ्रम पाल लेते हैं और तदनुसार कार्य करने लगते हैं। अमरकांत ने अपनी इस कहानी में भीड़ का यथार्थ चित्रण करते हुए लिखा है, नए लोग अब भी आ रहे थे। वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते, और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग खामाखा थक गए। किसी ने उसे पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस के सुपुर्द करने की सलाह दी। नए लोग जब आ रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो बहती गंगा में वो भी अपना हाथ धो लें। बिना जाने कि क्यों पिट रहा है, क्या उसने वास्तव में चोरी की भी है या नहीं, वो उसे पीटना शुरू कर देते हैं। और ये तो एक सच है ही कि हम बिना किसी की इच्छा हुए हम उपदेश बांटने के लिए चल पड़ते हैं, और इसीलिए लोग अपने अपने विवेकानुसार उसे पेड़ से बांधकर अपमानित करने, मारने या पुलिस को देने की सलाह देने लगते हैं। इस कहानी में विभिन्न प्रकार के पात्रों का समावेश किया है, और इन पात्रों के माध्यम से लेखक ने उन पात्रों और समाज की प्रतिक्रियाओं का, पाखंड का, समाज में फैली हुई विभिन्न प्रकार की विद्रूपताओं का, समस्याओं का, अंधविश्वासों का, परिवेशगत अंतर विरोधों का निर्मम अंकन करने का प्रयास किया है, और ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में भी मानवीय मूल्य कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मानवीय मूल्यों को ध्वस्त करके उनमें एक ऐसा विपर्य उत्पन्न हो जाता है कि मनुष्य अपनी आदमियत छोड़ देता है, अपनी सारी संवेदनाओं को भूलकर वो धूर्त बन जाता है, चालाक बन जाता है। ये परिस्थितियां ही हैं जो हमें जीवन के साथ समझौता करना सिखाती हैं। अमरकांत जी के लिए शिल्प केवल एक अभिव्यक्ति का माध्यम था, और इसीलिए वो अपनी रचना में किसी भी कलात्मकता का प्रवेश अनुचित मानते थे। असंतोष को, विद्रोह को दिखाने के लिए वो कलात्मक, सुरुचिपूर्ण या रंगों का सहारा नहीं लेते। जो जैसा है उसका यथार्थ अंकन करने में भी उनका दृढ़ विश्वास था। इसलिए उन्होंने सामाजिक असंतोष को, विद्रोह को अवास्तविक अभिव्यक्ति ना देकर मर्यादित रूप से अपनी असहमति को अभिव्यक्त किया है। वे जीवन को विकृत बनाने वाली तथ्यों को नकारते नहीं हैं, अपितु उनके द्वारा साम्यक परिवेश को मूर्त बनाने का प्रयास करते हैं। लेखक ने अपनी भाषा में विभिन्न प्रकार के शब्दों को समाविष्ट किया है, जिसमें हमें तत्सम, तद्भव, ग्रामीण, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों के साथ साथ मुहावरे, लोकोक्तियां दिखाई देती हैं। इसके साथ ही अमरकांत जी ने अपशब्दों का भी प्रयोग किया है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो तत्सम शब्दों में अनिच्छा, स्तंभित,
व्यक्त शब्द को लिया जा सकता है। तद्भव शब्दों में भगत, लावारिस, भात शब्द हैं। ग्रामीण शब्दों में जबर, जेहल शब्द हैं। उर्दू फारसी के शब्द भी उनकी भाषा में इस प्रकार से रल मिल गए हैं कि वो उनकी भाषा का ही एक अंग बने हैं। इन शब्दों में दिलचस्प, किस्सा, मुजलिस शब्द आए हैं। अंग्रेजी के शब्द जो सामान्य बोलचाल की शब्दावली में प्रचुरता के साथ हमें सुनाई देते हैं, उनका प्रयोग वर्मा जी ने किया है, जैसे प्लेटफॉर्म, स्टेशन, कोटनामी। अब शब्दों में कुत्ते, सुअर, गधे जैसे शब्दों को लिया जा सकता है। इन शब्दों के माध्यम से उन्होंने बताया कि पशु और मनुष्य में कहीं पर भी समता नहीं थी। रजुआ मनुष्य होकर भी पशु सदृश जीवन जीने के लिए विवश था। प्रांतीय भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे उसारे, दालान, दोनों जून। इनकी भाषा में हमें शब्द युग में भी दिखाई देते हैं, यथा बुरा भला, डांट डपट। भाषा को समृद्ध करने के लिए अमरकांत जी ने मुहावरों और अलंकारों का प्रयोग भी यथास्थान किया है, जिसने इनकी भाषा को गतिशीलता प्रदान की है। मुहावरों में उदाहरण स्वरूप याद आना, आव देखा ना ताओ, सिर पर से बोझ उतारना को लिया जा सकता है। उपमा अलंकार का प्रयोग भी इन्होंने किया है। कठपुतले की भांति, लालची कुत्तों की तरह। अमरकांत जी ने अपनी भाषा के साथ साथ जिन शैलियों को अपनाया, उनमें उन्होंने दो शैली को प्रमुखता दी, वर्णात्मक शैली और रेखा चित्रात्मक शैली। हैजे से ग्रस्त रजुआ का रेखा चित्र दृष्टव्य है। अमरकांत जी ने लिखा है, वह पेड़ के नीचे एक गद्दे अंगोछे पर पड़ा हुआ था और उसका शरीर कै दस्त से लथपथ था। उसकी छाती की हड्डियां और उभर आई थीं। पेट और आंखें पिचक कर धस गई थीं और गालों के गड्ढे बन गए थे। इस प्रकार से उन्होंने शब्दों के माध्यम से एक ऐसा चित्र अपने पाठकों के समक्ष उपस्थित कर दिया है, जिससे पाठक के सामने मानो रजुआ साक्षात रूप में आकर खड़ा हो गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमरकांत जी की यह रचना जिंदगी और जोंक अपने आप में एक लोकप्रिय, महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ रेखांकित करने का प्रयास किया है कि निम्न वर्ग का व्यक्ति चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना कर ले, अपनी स्थितियों के साथ बहुत अधिक समझौते करते हुए भी उन्हें परिवर्तित नहीं कर पाता। वो अपने जीवन में उन्हीं परिस्थितियों के साथ जीने के लिए बाध्य होता है और जीने की इच्छा उसके अंदर इतनी प्रबल होती है कि वो जोंक की तरह अपनी उस जिंदगी के अंतिम रस की बूंद को भी चूसना चाहता है। इसके साथ ही इस वक्तव्य को समाप्त करते हुए हम अगले वक्तव्य में अमरकांत जी की दूसरी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री के ऊपर विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।